Hi dear bankers, welcome to EduTap. I hope you all are doing wonderful. So आज हम करने वाले हैं ABM की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज गोइंग टू बी लेक्चर 11, राइट? तो ये जो ऑन द गो सीरीज है, दिस इज टू मेक श्योर कि 50 टॉपिक्स हम ऐसे कवर कर लें एबीएम के, ताकि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद हो, आप इजीली 50 मार्क्स जो हैं 50 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो प्रोबेबिलिटी हम कर रहे थे और आज करेंगे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बट बिफोर मूविंग अहेड आई वांट टू टेल यू दैट अगर आप कैब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ये एग्जाम्स में जाकर, अगर यहाँ पर कैब आपको जो दिख रहा है फ्री मटेरियल पर क्लिक करोगे तो यू विल कम अक्रॉस दिस ई बुक। ठीक है, आपको ये ई बुक यहाँ पर मिलेगी। इसमें सारे प्रीवियस क्वेश्चंस, यहाँ से आपको डाउनलोड कैब पीवाई क्यू करना है तो आपको सारे के सारे जो पीवाई क्यूज हैं, प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो पता चल जाएंगे। आपकी प्रेपरेशन को एक स्ट्रैटेजिकल वे में कंडक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसमें बस आपको अपनी डिटेल्स डालनी है और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। So, with that in mind, let's start the topic for today. So, conditional probability से पहले it is important कि हम additional theorem के बारे में थोड़ा सा समझ लें। देखो, additional theorem कहती है कि कोई भी दो events अगर हैं, है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जिसने फर्स्ट जो फंडामेंटल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ वो देख लीजिए। अनलेस आप वो नहीं देखोगे तो आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि पहले आप वो हाफ एन आवर का लेक्चर देख लो। सो फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या मतलब है आपका? इसको आपको घोट के पी जाना है। ठीक है, एडिशनल थ्योरम को आपको घोट के पी जाना है। इसका मतलब ये है, यूनियन का मतलब होता है कि जब आपके पास दो इवेंट्स हैं, आप उनको ऐड कर रहे हो। ठीक है, आप उनको, मान लो आप डाइस थ्रो कर रहे हो, इवन नंबर ये है, सॉरी, या ऑड नंबर ये है, इवन नंबर 2 4 6, राइट? ये डाइस है। ठीक है, डाइस पे जब आप फेंकते हो तो 6 आ सकते हैं, इवन हो सकते हैं, ऑड हो सकते हैं। अगर मैं बोलूं लेट्स से कि ये ए इवेंट है, ये बी इवेंट है, ठीक है, ऑड इवेंट्स जो है वो ए है, इवन इवेंट्स जो है वो बी है। अगर मैं बोलूं ए यूनियन बी, तो इसका मतलब होगा कि 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर मैं बोलूं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों इवेंट्स में कॉमन क्या है, अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा 5। यही चीज अगर मान लो कोई सेट होता जिसमें 1 3 5 एंड 2 होता लिखा हुआ, और यहाँ पर भी 2 9 6 था, तो ए इंटरसेक्शन बी वुड हैव बीन 2। ठीक है जी। तो ये आपको याद रखना है। ये जो उल्टा यू बनाते हैं इसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं, इसको हम यूनियन बोलते हैं। दिस इज यूनियन, दिस इज इंटरसेक्शन, दिस इज फॉर कॉमन इवेंट्स एंड दिस इज फॉर व्हेन यू ऐड अप ऑल द इवेंट्स। तो फॉर एनी इवेंट, अगर आपको कोई दो इवेंट दिए और आपको उसमें ए यूनियन बी पता लगाना है, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कैलकुलेट करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कैलकुलेट करोगे, और ई इंटरसेक्शन, आई मीन ए इंटरसेक्शन बी जो प्रोबेबिलिटी है उसको माइनस कर दोगे। तो देन यू विल गेट योर एडिशनल थ्योरम। अब इसके आगे कुछ करोलरीज बनी है। करोलरीज का मतलब कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप करके, मतलब यहाँ पर इस एडिशनल थ्योरम के बेसिस पर इस्टेब्लिश किए गए हैं। ठीक है, कभी इसको हमने लेफ्ट साइड पे कर दिया, इसको राइट साइड पे कर दिया, है ना। तो कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि आपको बस याद रखने हैं एज इट इज, एंड ट्रस्ट मी, इसमें देयर इज अ लॉट ऑफ scope of memorizing stuff, right? So you'll have to memorize it all. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, कोई भी दो इवेंट्स अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उस केस में, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, अगेन वॉच द प्रीवियस लेक्चर। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट अगर कोई है तो ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ठीक है, इसमें इंटरसेक्शन नहीं आएगा। 3 इवेंट अगर दिए हैं, अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इवेंट्स के यूनियन की निकालनी है, तो आप पहले तीनों की प्रोबेबिलिटीज इंडिविजुअल ऐड कर लोगे, माइनस करोगे तीनों की इंटरसेक्शन वाली, और उसमें प्लस कर लोगे, मतलब यहाँ पर जो माइनस कर रहे हो वो दो दो के ग्रुप्स में कर रहे हो, राइट? और ये जो लास्ट में प्रोबेबिलिटी ऐड करोगे वो होगा तीनों का इंटरसेक्शन। सो यू विल हैव टू रिमेंबर इट एज इट इज। वो करते थे ना बचपन में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे करके हम करते थे ना। सो दिस इज द सेम थिंग। तो कहने की बात ये है कि पार्टीशन, मतलब ये जो अलग अलग करोलरीज हैं, ये अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे ही आपकी मदद कर सकती हैं। ठीक है, उसमें आपको फिर दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, है ना, ये क्वेश्चन क्वेश्चन करने के तरीके देखो 50 और निकल के आ सकते हैं, लेकिन उनके बिहाइंड में जो लॉजिक है ना, वो यही सब है कि हमने कहीं पे करोलरी इस्तेमाल करी है, कहीं पर कुछ किया है।
बट हैविंग सेड दैट ये याद होनी जरूरी है. कभी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ ले कि व्हाट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द पार्टीशन रूल, सो यू शुड नो कि पार्टीशन रूल का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू ए और बी का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी एंड ए एंड बी नॉट के प्रोबेबिलिटी. बी नॉट मतलब वो इवेंट जो बी नहीं है. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट करना है तो ए नॉट, अगर मतलब ए नॉट की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है तो आप उसको वन में से, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज वन, तो वन में से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस कर दोगे, आपके पास ए नॉट निकल आएगा. कंडीशनल फॉर्म का मतलब है बी और ए नॉट का इंटरसेक्शन अगर आपको निकालना है तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए. सबसेट प्रॉपर्टी, ठीक है, ए बी का सबसेट है, यानी कि बी में फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है एक से लेके 10 डिजिट्स लिखे हैं, ठीक है, दैट इज बी. उसमें से ए जो है उसमें एक से लेके 5 लिखे हैं, तो एक तरीके से ए के सारे कंपोनेंट्स बी में आ रहे हैं ना, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी. सो इन दैट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. नॉन अकरेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी नॉट, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का अगर आप नॉट निकालोगे, यानी कि वो इवेंट्स जो कि ए इंटरसेक्ट बी वाले नहीं है, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वो वन में से आप माइनस कर लोगे ए इंटरसेक्शन बी वाले. तो मतलब इट्स वेरी इजी वंस यू नो द कॉन्सेप्ट. क्या किया है ये हमने नॉन अकरेंस कॉम्प्लीमेंट्री में, क्या किया है, एक पूरी फुल प्रोबेबिलिटी के चांस है उसमें से हमने माइनस कर दिया इंटरसेक्शन वाले इवेंट. किसी भी चीज का नॉट अगर आ गया, ये आ गया ए नॉट है ना, ये ऊपर ए कॉम्प्लीमेंट्री, इसको कैसे भी हम लिख सकते हैं, उस केस में आपको उन इवेंट्स का पता लगाना है जो कि ए नहीं है. बेसिकली इसका मतलब है कि ना होना, ठीक है. तो बी अगर है 1 2 3, अगर 10 का मैंने आपको लाइन दी है, एक सीरीज दी है 10 डिजिट्स की, और उसमें मैंने बोला है कि बी का मतलब है 1 से लेके 3 डिजिट्स तक, तो बी नॉट क्या होगा, बी नॉट होगा 4 से लेके 10, ठीक है. तो इंटरसेक्शन की अगर बात कर रहे हैं तो ए और बी, लेट्स से ए में आ जाते हैं 3 से लेके 4, तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ए इंटरसेक्शन बी कितना था, सिर्फ एक ही डिजिट था जो ओवरलैप कर रहा था, दैट इज 3. तो ए नॉट क्या हो जाएगा, ए नॉट होगा जो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स नहीं है, ठीक है जी. तो इस तरीके से आपको इसको चलना है. अब आते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए गिवन दैट अदर इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड. मतलब कि एक इवेंट ऑलरेडी हो गया है, उसके बेसिस पे अब आपको पता लगाना है कि बी इवेंट होने के क्या चांसेस है, ठीक है. तो इसको आप लिखते कैसे हो, इट इज रिटन एज ए और ये डैश लगाते हैं हम और बी लिखते हैं, ठीक है. इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसको बोलते ऐसे हैं गिवन, ये जो बीच में हम सीधा डैश लगा रहे हैं दिस इज गिवन. क्या मतलब है इसका, कि अब हमें फाइंड आउट करना है कि भाई जो इवेंट ए है, लेट्स से आपके पास एक कार्ड्स का डेक है, ठीक है, आपके पास कार्ड्स का डेक है, उस कार्ड्स के डेक में सिर्फ 10 कार्ड्स हैं, वो हार्ट वाले, वो रेड वाले कार्ड होते हैं ना, 1 से 10, ए से लेके 10 तक के आपके पास कार्ड्स हैं. नाउ आई एम टेलिंग यू कि आपको 2 कार्ड्स उठाने हैं, उसमें से एक कार्ड जो एक ए वाला कार्ड है ये आप ऑलरेडी उठा चुके हो, ठीक है. तो आपका जो बी इवेंट है दैट इज कि 1 नंबर का जो कार्ड है वो ऑलरेडी आप उठा चुके हो. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप अ 10 नंबर का कार्ड, ठीक है. तो इसमें क्या है कि एक इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है जिसको हम बी का नाम दे रहे हैं कि फर्स्ट नंबर का कार्ड आ गया है, और अब हमें ए की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप 10 नंबर का कार्ड व्हेन 1 number का card we have already picked up. So I hope you are able to understand the context. So A given B will always be calculated as, ये formula है, ये आपको याद रखना पड़ेगा. Additional एक तो अच्छे से याद कर लो और ये याद कर लो, ठीक है. बाकी बीच के still second in preference रखिए कि एक दो बार रिवीजन के बाद याद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाले आपको एक ही बार में याद होने चाहिए. सो ए गिवन बी का फॉर्मूला है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, वो सारे कॉमन पॉइंट्स जो हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अपॉन बी. जो भी इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी को हमेशा हमेशा आपने डिनोमिनेटर में रखना है, नीचे रखना है, ठीक है. तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ऊपर और जो ऑलरेडी इवेंट अकर हो गया है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे. सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि आपको बी ए निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन के ए इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो सिंपल है, इसमें रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है. हमें हमें पता है कि ऊपर हमें इंटरसेक्शन निकालना है, वो बी इंटरसेक्शन ए बोल लो, ए इंटरसेक्शन बी बोल लो, प्रोबेबिलिटी विल बी द सेम, डजंट मैटर. नीचे आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. सो इंपॉर्टेंट इंसाइट ये है कि इफ अकरेंस ऑफ ए डज नॉट डिपेंड ऑन अकरेंस ऑफ बी देन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. तो उस केस में आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी आएगा वो होगा सीधा पी ए,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्या मतलब बना इस बात का? इस बात का ये मतलब बना कि अगर मैं बोलूं कि ए इवेंट जो है वो 1 2 3 है, बी इवेंट जो है वो 7 8 9 है, ऐसे में देयर इज नो इंटरसेक्शन दैट इज हैपनिंग, इट इज 5, इंटरसेक्शन होगी ही नहीं, तो न्यूमरेटर में कुछ भी आए उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। सिंपल हम बोलेंगे इस केस में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हैपनिंग इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। समझ रहे हो कि मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, जहां पर बी और ए का कोई रिश्ता नाता ही नहीं है, उस केस में सिंपल जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो हमें निकालनी है और बात खत्म। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम सेज कि व्हेन एनी टू इवेंट्स ए एंड बी आर गिवन, तो ए इंटरसेक्शन बी आप कैसे निकालोगे, क्योंकि आपको न्यूमरेटर पे लिखना है ना, ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालोगे? सो इट इज पी ए इंटू पी बी अपॉन ए। सिंपल, इसमें कुछ नहीं किया हमने। हमने इसमें ये जो आपका, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर ये इंटरसेक्शन निकालना, तो आप क्या करोगे, इसको इधर ले जाओगे ना, है ना। आपको अगर मैं बोलूँ कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो आप इसी थ्योरम में इसको लेफ्ट में ले जाकर इनटू कर दोगे, और क्या करोगे? सो दिस इज गोइंग टू बी अ फॉर्मूला, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इज सिंपल। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इन दोनों के इंटरसेक्शन को हम कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करके। इसका मतलब है कि एक इवेंट अगर अकर होता है तो दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि एक तरफ आप कॉइन टॉस कर रहे हो, लेकिन उसमें हेड आए या टेल आए, वो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और एक तरफ जो बी इवेंट है जो ऑलरेडी अकर हो चुका है, दैट इज थ्रोइंग अ डाइस। नाउ दीज आर नॉट एट ऑल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। डाइस पे क्या आता है और कॉइन पे क्या आता है, उसको एक दूसरे से फर्क नहीं पड़ता। सो दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ऐसे में ये तो हो गया जी कॉन्सेप्चुअल, यहां तक की कहानी। आई वुड रिक्वेस्ट यू अगेन टू मेमोराइज, ठीक है। दिस इज मोर ऑफ मेमोराइजिंग। लेकिन क्या हम सिर्फ मेमोराइजिंग से काम चलाएंगे? क्या हम रट्टे से काम चलाएंगे? नहीं। क्वेश्चंस के लिए जो थ्योरम्स इस्तेमाल करी हैं, जो हमने किया है, वो मैंने यहाँ पर लिखा है। बट मैं आपको जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का तरीका बताऊंगी, दैट इज बेस्ड ऑन इंटायरली लॉजिक। तीन ही तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। कार्ड प्रॉब्लम आ जाएगी, नहीं तो आपको डाइस की प्रॉब्लम आ जाएगी, नहीं तो मैगजीन्स की सीक्वेंस की प्रॉब्लम आ जाएगी। हार्डली एक आधा कोई और एडिशनल केस स्टडी बनता है। बट ट्रस्ट मी, इफ यू डू दीज एग्जाम्पल्स, इफ यू रिवाइज दीज एग्जाम्पल्स, यू विल गेट अ फ्लो कि किस तरीके से आपको चलना है, ठीक है। तो लॉजिक से चलेंगे ताकि रट्टा ना मारना पड़े, क्योंकि अगर हम क्वेश्चंस का रट्टा मारेंगे, देयर इज अ लॉट टू मेमोराइज इन दैट केस, ठीक है, तो वो दिक्कत हो जाएगी। सो कार्ड प्रॉब्लम, आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ पी। एक ऐसा कार्ड जो कि रेड हो या पिक्चर कार्ड हो, ठीक है। तो ए प्रोबेबिलिटी आपने कर दी कि रेड कार्ड है, और बी प्रोबेबिलिटी कर दी गेटिंग अ पिक्चर कार्ड। तो क्या करना है इसमें? हमें इसमें सबसे पहले देखना है कि रेड कार्ड्स कितने होते हैं। मुझे एक बात बताओ, 52 कार्ड्स का डेक होता है जिसमें 13 13 13 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। ये मैं एक ही बार आपको बता देती हूँ। कार्ड्स के लिए हमेशा से ऐसे अपने दिमाग में एक फ्लो रखना। 52 कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स ईच। उसमें एक होता है ये दिल वाला कार्ड, एक होता है डायमंड वाला कार्ड, है ना। ये दोनों होते हैं रेड। फिर होता है जी, जस्ट अ सेकंड, गिव मी द ब्लैक, वो एक होता है ऐसे वाला, क्लब बोलते हैं इसको, है ना। और एक होता है वो वाला जो स्पेड, हुकुम का इक्का, है ना। तो ये चार हमारे पास डिजाइन्स होते हैं। और ऐसे में अब मुझे एक बात बताओ आप, इसने बोला है कि या तो वो, ओहो, ये बड़ी दिक्कत है इसमें। ओके, सो गेटिंग अ रेड कार्ड, तो इसमें से रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 13, 13 प्लस 13, है ना। और पिक्चर कार्ड कितना आ सकता है? बी प्रोबेबिलिटी इज गेटिंग अ पिक्चर कार्ड। तो हमें बेसिकली यहाँ पर फाइंड आउट करना है, पहले तो ये देखो कि हमें निकालना क्या है। तो सबसे पहले हमें निकालना है कार्ड प्रॉब्लम में फाइंड प्रोबेबिलिटी, रेड कार्ड हो या पिक्चर कार्ड हो। अब जहां पर भी और आ गया ना, तो आप यूनियन निकालोगे। अगर रेड कार्ड एंड पिक्चर कार्ड होता तो उसमें आप इंटरसेक्शन निकालते। बट क्योंकि यहाँ पे बोले या तो रेड हो या पिक्चर हो, तो आप इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर लोगे। दैट मीन्स आपको यूनियन कैलकुलेट करना है। तो यूनियन का फॉर्मूला क्या है? इट इज ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो अब आपको यहाँ पर ए बी और इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, सिंपल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? ए इवेंट हमने बोल दिया कि गेटिंग अ रेड कार्ड, उसको हम इवेंट ए बोलेंगे। गेटिंग अ पिक्चर कार्ड, पिक्चर कार्ड कौन से होते हैं? जे क्यू के, जे क्यू के, ये तीन पिक्चर कार्ड्स होते हैं, और ये हर हर एक डेक में प्रेजेंट होते हैं, मतलब हर एक कलर में प्रेजेंट होते हैं।
तो रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी है 13 + 13 दैट इज 26, और टोटल कार्ड्स कितने हैं आपके पास 52। तो आपके पास लाल कार्ड उठकर आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 26/52 दैट इज 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कितनी है 12। कैसे 12? क्योंकि पिक्चर कार्ड आपके पास कितने अवेलेबल हैं, एक इस डेक में, एक इस वाले में, एक इस वाले में, एक इस वाले में, तो 3 × 4 इज द पिक्चर कार्ड। ठीक है, तो 12/52। मैंने क्या कहा कि दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है, इंटरसेक्शन वाली आप अभी मत देखो। ठीक है, मुझे जो पता है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये तो दोनों काले वाली हैं, कोई बात नहीं, हमें अभी सिंपल कलर वो जो JQK वाले कार्ड की प्रोबेबिलिटी सारे में से निकालनी है, पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद दूसरी चीज सोचेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी के पिक्चर कार्ड आए वो कितनी है 3 × 4 दैट इज 12, तो 12/52 दैट इज 3/13। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट इंटरसेक्शन बी, क्योंकि फॉर्मूला में दिया और हमें कैलकुलेट करना है। तो ऐसे कार्ड्स रेड कार्ड जो कि पिक्चर वाले हों, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई एक तो 3 कार्ड्स इस वाले में आएंगे, 3 कार्ड्स इस वाले में आएंगे, तो टोटल कितने हो गए 3 + 3 दैट इज 6, तो 6/52 इज द इंटरसेक्शन। सिंपल, इसमें हमने इनको दो को ऐड किया और इसको माइनस किया, फॉर्मूला में लगाया एंड वी गॉट आवर आंसर, राइट। सो 2 बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट। एक बैग है जिसमें आपके पास 5 बॉल्स हैं, ठीक है, 5 बॉल्स हैं, और ये विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक बार आपने उठा लिया तो आप उसको वापस उसमें नहीं डाल रहे हो, ठीक है, यू कीपिंग इट असाइड। तो एक बैग है आपके पास, उसमें आपके पास 2 सफेद बॉल्स हैं और 3 काली बॉल्स हैं। हाँ जी। सो एज आई वाज सेइंग, ये बैग है जिसमें कि 5 बॉल्स हैं आपके पास, 2 वाइट बॉल्स हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। तो ऐसे में ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, अब ए के दो सिनेरियोज बन सकते हैं, A1, ठीक है, यानी कि आपको ढूंढनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन A1 हैज ऑलरेडी हैपेंड, एंड यू हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन A2 हैज ऑलरेडी हैपेंड, राइट। और ये चीज विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी कि एक बार आपने एक बॉल उठा के बाहर कर दी तो वो फिर यहाँ से गायब है, ठीक है, वो यहाँ पर फिर एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पर बची हुई बॉल्स एग्जिस्ट करती हैं। तो अब ऐसे में ये आपके पास बैग है, ये 5 बॉल्स हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो फर्स्ट फर्स्ट बॉल इज वाइट, ठीक है, पहली बॉल वाइट है, तो टोटल कितनी बॉल्स है 5 बॉल्स है। पहली बॉल वाइट आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो दो में से एक उठ के वाइट आ सकती है ना, तो वो आ गई आपके पास 2/5। अब अगर ये वाली चीज ऑलरेडी डन है, ठीक है, ये वाली चीज ऑलरेडी डन है और यहाँ पर आपने एक वाइट बॉल उठा ली, अब आपके पास टोटल कितनी बॉल्स बची 1 2 3 4, ओनली 4 बॉल्स आर लेफ्ट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के फर्स्ट बॉल जो वाइट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है सॉरी कि सेकंड बॉल भी वाइट हो, वो प्रोबेबिलिटी करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक चांस है और बची हुई रिमेनिंग ऑप्शंस कितने हैं 4। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन A1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है, तो ये साइड पे हो गया। फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन A2 हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि सेकंड बॉल जो है वो वाइट है, फर्स्ट बॉल ब्लैक है, तो कितनी बॉल्स हैं टोटल हमारे पास अब, अगेन 5 बॉल्स वी हैव इन टोटल, ठीक है, 5 बॉल्स हैं हमारे पास टोटल। पहली बॉल जो है वो काली है, तो 3/5, ठीक है, इन तीनों में से कोई भी उठ के आ जाए तो हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी है कि 3/5 कैन बी ब्लैक। बची हुई कितनी है, अब एक उठा ली तो ये वाली खत्म हो गई, तो 4 बॉल्स बची हैं। अब व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 है प्रोबेबिलिटी बिकॉज 2 बॉल्स आर लेफ्ट, तो इनको हमने इनटू कर लिया। तो जो पहले वाली प्रोबेबिलिटी थी प्लस बाद वाली प्रोबेबिलिटी, इनको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 2/5 आ गया। क्वीन प्रॉब्लम, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड इज अ क्वीन व्हेन 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ डेक। ठीक है, सिंपल कि सेकंड कार्ड जो है वो आपका क्वीन है जब 2 कार्ड्स आप डेक में से उठा रहे हो। तो इस केस में आप ये देखो, दो पोजीशंस आपके पास खाली हैं 1 एंड 2, ठीक है। टोटल क्वीन कितनी होती है एक डेक में, एक 52 कार्ड्स के डेक में क्वीन कितनी होती है, 4 क्वींस होती हैं, है ना, हर एक सेगमेंट की एक, हर 13 कार्ड्स में से एक क्वीन होती है। तो हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी के सेकंड कार्ड जो है व्हेन 2 कार्ड्स आर सेकंड कार्ड इज अ क्वीन, तो ये वाला जो है ये क्वीन है, ये हमें पता है, ये प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। पहले देखो फर्स्ट पोजीशन पे अब ये भी हो सकता है कि जो पहला कार्ड आप उठाओ या तो वो क्वीन हो या तो ना हो,
राइट? तो लेट्स अज्यूम कि पहले वाले केस में पहली बार जब आप कार्ड उठा रहे हो वो क्वीन ही निकल आई, उस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि पहले कार्ड में से ही क्वीन निकल आए? दैट इज 4/52, क्योंकि 52 टोटल कार्ड्स है, उसमें से 4 में से आपने, मतलब 4 क्वीन में से एक आपने पहली बार में गलती से उठा ली। ऐसे केस में अब सेकंड, जो कि हमें सर्टेनिटी चाहिए कि हमें तो क्वीन ही चाहिए सेकंड पोजीशन पे, उसकी प्रोबेबिलिटी अब कितनी है? एक क्वीन तो आपने यहां से निकाल ली है ना, यहां पर उठा ली फर्स्ट पोजीशन में, तो सेकंड पोजीशन में आपके पास 3 क्वींस बची। तो अब प्रोबेबिलिटी आपकी सेकंड केस में क्वीन आने की वो हो गई 4/52 इंटू 3/52। इसमें प्लस करोगे कि पहला कार्ड जब आपने उठाया वो क्वीन नहीं था, ठीक है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू पिक अप अ कार्ड एंड इट इज नॉट अ क्वीन? तो बचे हुए कितने कार्ड्स हैं? कितने कार्ड्स हो गए? 48, 48 कार्ड्स, या तो 4 प्लस 4 अगर करोगे 52 हो जाएगा ना। तो अगर क्वीन नहीं है मतलब आप बचे हुए 48 कार्ड्स में से कुछ उठा रहे हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 52। लेकिन अब जब आप सेकंड पोजीशन का कार्ड उठाओगे जिसमें आपको क्वीन चाहिए, तो आपके पास 4 क्वींस अवेलेबल हैं। सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस, यू विल गेट 4/52, दैट इज 0.077, ठीक है? तो इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग सिचुएशंस बन सकती हैं, लेकिन आपको बस एक पैटर्न याद रखना है कि कैसे आपको वो सॉल्व करना है। सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में यहाँ पर दिया है। पी ए दिया हुआ है आपको 0.2, पी बी दिया हुआ है आपको 0.4। आपको बताना है कि दोनों इवेंट अकर कर रहे हैं। तो जब दोनों इवेंट ही अकर कर रहे हैं, दैट मीन्स आप इंटरसेक्शन ढूंढ रहे हो, ठीक है? इंटरसेक्शन ढूंढ रहे हो, तो उसमें आपने इन दोनों को इंटू कर दिया। क्यों किया इंटू? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट में जब दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, फर्क ही नहीं पड़ता आउटकम का, सो इट इज सिंपल पी ए इंटू पी बी। तो ये फॉर्मूला है और इसमें आपने डायरेक्ट डाल दिया, यू गॉट योर आंसर। ओनली ए इवेंट अकर हो रहा है, यानी कि बी अकर नहीं हो रहा, तो बी का क्या लेंगे? बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट लेंगे, और उसका फॉर्मूला क्या है? जो यहाँ पर है यहाँ पर है उसको इनटू कर देना है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो हमें पता है दी हुई है 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट क्या है? 1 में से माइनस कर लो भाई, कितना ही मुश्किल है ना? तो 0.6 जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट आ गई। सो दिस इज व्हाट द आंसर इज। सिर्फ बी अकर कर रहा है, तो इस केस में बी अकर कर रहा है लेकिन ए अकर नहीं कर रहा है, तो ए नॉट कैलकुलेट करना है। ए नॉट कैसे कैलकुलेट करोगे? अगेन 1 माइनस 0.2, तो ये आ गया 0.8। तो आपने ए नॉट 0.8 लगा लिया इंटू 0.4, एंड दिस इज व्हाट योर आंसर इज। एटलीस्ट एक अकर कर रहा है, इन दोनों में से कोई भी एक अकर कर रहा है, तो उस केस में आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? तो ए यूनियन बी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो क्या है? ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो दिस इज योर आंसर। आपने सिंपल इसमें प्लेस कर दी अपनी वैल्यूज और आंसर निकाल लिया। कोई भी अकर नहीं कर रहा एक्सक्यूज मी, कोई भी अकर नहीं कर रहा, दोनों में से कोई भी इवेंट अकर नहीं कर रहा, तो दोनों का नॉट नॉट निकालोगे। तो क्या आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत है, या आपने जो यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, दिस इज यूनियन, ठीक है? जो आपने ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है उसमें उसको आप 1 में से माइनस कर दो। अगर मैं कहूं कि भाई ए और बी मिलाकर 0.52 है, ऐसा अब क्या, कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी कि ना ए और बी मिलाकर ना हो? तो सिंपल बात है भाई, 1 में से जब आप उसको माइनस कर लोगे तो इट विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट, राइट? सो दिस इज योर आंसर, या दिस इज अ केस स्टडी या सिचुएशन या इवेंट जो कि आप याद रख सकते हो। पासिंग टेस्ट, ठीक है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ द टेस्ट इन अ क्लास, ठीक है? आपको ए यूनियन बी दिया हुआ है कि दोनों आप पास कर गए हो, दैट इज 0.6 इंटरसेक्शन, सॉरी नॉट यूनियन, इंटरसेक्शन, क्योंकि आप दोनों ही पास कर गए हो। सो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी इज गिवन। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग वन टेस्ट, सिर्फ ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है 0.8। अब आपको निकालना है कि सेकंड टेस्ट भी पास कर जाओगे तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो हमें क्या निकालना है? हमें बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब आपने फर्स्ट टेस्ट ऑलरेडी पास कर लिया है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो सिंपल फॉर्मूला में वैल्यूज अप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला में अप्लाई कर दिया हमने और कुछ नहीं किया है। अ बैग हैज रेड एंड ब्लू मार्बल्स, ठीक है? 2 मार्बल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, तो 2 पोजिशन है आपके पास और आपने 2 मार्बल्स उठाए हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल एंड देन अ ब्लू मार्बल, ठीक है? मतलब कि लेट्स से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल एंड देन अ ब्लू मार्बल, ठीक है? ये आपको दी है 2.8। क्यों दी है 0.28? बिकॉज इंटरसेक्शन की बात हो रही है,
क्या आपने रेड कलर का पहले उठाया और उसके बाद आपने नहीं एक्चुअली जस्ट अ सेकेंड. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर देखो ये स्टेटमेंट जरा ध्यान से पढ़ो. द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल एंड देन अ ब्लू मार्बल. तो एंड दिया है बीच में, यानी कि इंटरसेक्शन की बात हो रही है. और दिया होता तो यूनियन की बात होती. सो इंटरसेक्शन इज ऑलरेडी गिवन 0.28. प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड मार्बल, आप रेड मार्बल पहली बार में उठा रहे हो तो ए इवेंट ऑलरेडी आपको दिया है 0.5. अगर आप फर्स्ट स्टेप में ए उठा रहे हो तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप सेकंड में बी उठाओगे. दैट मीन्स बी गिवन ए आपको कैलकुलेट करना है. और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपल फॉर्मूला, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी अपॉन जो ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी गिवन है, जो हमें ऑलरेडी पता है, उसको हम हमेशा न्यूमरेटर में रखते हैं. तो ये हमें दिया है तो कुछ भी नहीं करना, 0.28 अपॉन 0.5. तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई. ठीक है जी. तो इस तरीके से आपने इसको प्रैक्टिस करना है. दिस इज फॉर योर रिविजन. आप यहाँ से इसे रिवाइज कर सकते हो जो भी हमने अभी तक इस सेशन में पढ़ा है. एंड नाउ लेट्स प्रैक्टिस अ फ्यू क्वेश्चंस. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ two independent events occurring together. No. An event occurring given that another event has already occurred. एक ऐसे event की probability निकालना जब दूसरा adjoining event already हो चुका है. So this is correct. Which theorem is mainly used to calculate the probability of two events occurring together? ऐसे events जो एक दूसरे के साथ में occur कर रहे हैं. तो that is multiplication theorem of probability. टू इवेंट्स आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट. हम उनको इंडिपेंडेंट कब कहते हैं? जब एक का दूसरे पर कोई असर ही ना हो. वन इवेंट इफेक्ट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अदर? बिल्कुल नहीं. द अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट इफेक्ट द अकरेंस ऑफ द अदर. तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर. सो इसके साथ ही हमने बढ़िया तरीके से जो आपका प्रोबेबिलिटी है उसे पढ़ लिया है. नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब, लेट मी टेल यू वन थिंग. जस्ट अ मोमेंट. तो आप edutap.in पे जाकर, कोर्सेज में जाकर, यहाँ पर कैब के कोर्सेज में जब क्लिक करोगे, हाँ जी, कोर्सेज में जाकर कैब के कोर्सेज में जब आप देखोगे, आई डोंट नो समथिंग इज रॉन्ग विद दिस, इट्स नॉट स्क्रोलिंग डाउन. तो यहाँ पर मास्टर कोर्स बेसिकली जो है वो एक्टिव हो चुका है. तो अगर किसी को मास्टर कोर्स में इनरोल करना है ना, तो आप यहाँ पर कैब में जाकर या यहाँ पर जाकर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे. मास्टर कोर्सेज में आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिल जाएंगी जो कि रिकॉर्डेड सेशंस हैं, आप अपनी कन्वीनियंस पे देख सकते हो. कॉन्सेप्ट नोट्स मिल जाएंगे जो कि आप रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और प्रैक्टिस के लिए सारा कुछ मिल जाएगा. ब्रोशर है, सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हैं, आप उसे चेकआउट कर सकते हो. इंडिविजुअल अगर किसी एक पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट को आपको पढ़ना है तो इंडिविजुअल मास्टर कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल. एट द सेम टाइम टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है. ठीक है, तो टेस्ट सीरीज में आप प्रैक्टिस कर सकते हो. अगर आपको बढ़िया तरीके से एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को लेकर, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो. तो इन केस यू हैव एनी मोर क्वेरी रिगार्डिंग दिस, यू कैन रीच आउट टू अस ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन. थैंक यू.